नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल पर जो तैयारी करवाई जा रही है वह टारगेट 2022 एनटीए नेट जेआरएफ का है, पेपर 2 हिंदी की। तो उसी के क्रम में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमने फर्स्ट यूनिट के भी कई वीडियो डाले हैं और यूनिट 7 की वीडियो जो कि कहानी की यूनिट है उसके वीडियो भी डालना मैंने प्रारंभ कर दिया है। इसके पहले के कई वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे जा करके अवश्य देखें। ठीक है मित्रों, यदि आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो लगभग हर विषय संबंधित वीडियोज हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके वहाँ पर अवश्य देखें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। मित्रों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है कहानी अपना अपना भाग्य, जो कि 1931 में प्रकाशित हुई और इसके लेखक थे जैनेन्द्र कुमार जी। कौन थे? जैनेन्द्र कुमार जी। इस कहानी का जो पात्र है वह लेखक स्वयं है। एक 10 वर्षीय बालक है और लेखक का मित्र है। लेखक का जो जन्म है वो हुआ था 2 जनवरी 1905 ईस्वी को और उनकी मृत्यु हो जाती है 24 दिसंबर 1988 को, यानी जैनेन्द्र कुमार जी के। चलिए अब हम देखते हैं आगे कहानी। ये देखिए, आप जैनेन्द्र कुमार जी का चित्र देख पा रहे हैं। ये जैनेन्द्र कुमार जी हैं जिन्होंने लिखा था अपना अपना भाग्य। अब हम कहानी को पढ़ते हैं, जो कि आज की हमारी एक कहानी है, अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। तार में किश्तियां अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक सामने प्रतिस्थापित कर अपने सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांध कर सर पर दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर मार पीट गाली गलौज भी जैसा खेल का ही एक अंश था। इस तमाम खेल को इतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल ना था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना तो ओर था ना छोर। वह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के सब तरह के लोग उनमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इटलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व से तने अंग्रेज उसमें थे और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपने प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। इधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा भी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता के एक और नमूना अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटियों देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो मातृ भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है।
घंटे के घंटे सड़क गए। अंधकार गाढ़ा हो गया। बादल सफेद होकर जम गए। मनुष्य का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई। हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका से जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी, और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई। जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ महासागर में फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ पर निर्भेद्य सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कड़ कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर एक बेंच पड़ी थी। मैं जी से बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ की ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5 10 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था, और यह जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, कोई होगा। 3 गज की दूरी से देख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है। कहाँ जाना चाहता है उसके कदम में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। उसने जैसे जाकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया गया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। यह बालक जवाब दे रहा है। तुम भाग आया? बालक ने जवाब दिया, हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। यहाँ काम नहीं रोटी नहीं, वहाँ काम नहीं रोटी नहीं,
बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आए। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। लेखक ने पूछा आश्चर्य से। मर गया? हाँ, मर गया। साहब ने मारा और वह मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। हाँ हाँ, आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, वह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। आयरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वह रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से बाहर आकर मेरी ओर देखने लगा। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा। मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे पास पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कड़कटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सक पका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलना। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर। हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लग रही थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर और चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक, निश्चित समय हमारे होटल डी पब नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वाले ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। मित्रों, यह रही जयंत कुमार की लिखी हुई कहानी और बहुत ही मार्मिक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया। इसे देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्लास के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत ही जल्द अगली क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। जय भारत, जय हिंद।